नमस्कार। महाराष्ट्र की महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र में सरकार पर महाभारत जारी है। इस महाभारत में साम दाम दंड भेद की सभी नीतियां चलती देखी जा रही हैं। एक तरफ संजय राउत को ईडी के नोटिस के बाद एकनाथ शिंदे गुट के 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए, वहीं शिंदे के गुट को मनसे में विलय की बात भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र के इसी घटनाक्रम पर होगी बड़ी बहस। तो आइए शुरू करते हैं महाराष्ट्र की महाभारत। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। उन्हें पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 28 जून को बुलाया गया है। ईडी के नोटिस के कुछ मिनट बाद ही उद्धव ने एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंपा गया है। ईडी के समन पर राउत ने अपने खिलाफ साजिश की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा है आपको बताते हैं। संजय राउत सांसद शिवसेना ने क्या कहा है, अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहेब के हम सभी शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह साजिश चल रही है। मेरी गर्दन कट भी जाए तो मैं गुवाहाटी के रास्ते नहीं जाऊंगा। चलो मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। तो ये बातें उन्होंने कही हैं। आपको बताएं कि शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि शिंदे के पास 2/3 यानी कि 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने के बावजूद विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना आसान नहीं है। अगर बागी गुट राष्ट्रपति चुनाव से पहले मसले का हल चाहता है तो उसके पास सबसे आसान रास्ता खुद का किसी दल में विलय करना है। ऐसे में एक बड़ी संभावना मनसे में शामिल होने की ही है। शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर नरहरी जीरवाल द्वारा अपात्र करार दिए गए अपने 16 विधायकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल में विलय करना चाहती है। मनसे का भले ही विधानसभा में एक विधायक है, लेकिन पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय की जगह शिंदे गुट के लिए मनसे सबसे सटीक पार्टी होगी। दोनों बाला साहब की विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी तरह ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात करते हैं। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ये सारी बातें हैं कि महाराष्ट्र की जो महाभारत है वो चल रही है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कहीं शिवसैनिक सड़कों पर हैं तो कहीं शिंदे गुट के शिवसैनिक सड़कों पर हैं। एक दूसरे का विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी वह मौके की तलाश में है। यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत हो रही है। यह बातचीत कितनी हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, मीडियाकर्मी इसका पता जरूर लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। पता यह चल रहा है और अंदाजा तो यही है कि इसके पीछे का खेल कौन कर रहा है। संजय राउत ने कहा भी है, यह साफ साफ कहा है कि आखिर ईडी के पीछे कौन है। अगर ईडी के पीछे और इस समय ईडी का सम्मान जारी करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इसके पीछे खेल हो रहा है और इसके पीछे बीजेपी है और केंद्र सरकार है, जिसके इशारे पर ईडी ने सम्मान भेजा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, गर्दन कट जाएगा फिर भी। और उन्होंने यह भी कहा है जय महाराष्ट्र। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अवनीश काकड़े राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ स्वामीनाथन जायसवाल भी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अवनीश काकड़े जी,
सबसे पहले आप ही से ये ईडी का संबंध क्या कहलाता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? जी काकड़े जी। देखो, राजनीतिक घटनाक्रम तो कल भी आपको बताया था कि राजनीतिक घटनाक्रम नियन जा रहा है, शुरुआत किया है और ये करवाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 467 बिलियन डॉलर की है। तमिलनाडु की इकोनॉमी जो है 297 बिलियन डॉलर की है, गुजरात की 270 बिलियन डॉलर की है, कलकत्ता की 150 बिलियन डॉलर और दिल्ली की 210 बिलियन डॉलर। ये इकोनॉमी पर कब्जा चाहिए और ये इकोनॉमी किसके हाथ में सौंपना है? तो दो गुजरातियों के हाथ में सौंपना है, दो गुजरातियों को। ये जब तक दूसरे ये चारों जो मैंने बताया कैपिटल, मतलब चेन्नई होगी, कलकत्ता होगा, दिल्ली होगी या मुंबई, ये बीजेपी के हाथ में नहीं। ये छटपटाहट है, ये इस बात की छटपटाहट है कि यहाँ इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी है और ये हमारे लोगों को कैसे हम नहीं दे सकते। इसके लिए रिशफल का ड्रामा बहुत दिनों से चल रहा है। रोज ये लोग बोलते रहे हैं कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे, सरसों आएंगे, और ये आने का इनको जो ख्वाब दिखते रहे, क्योंकि इनके पीछे जो ईडी है, जिस तरीके से दुरुपयोग ईडी का किया गया, 17 से 20 बीजेपी यानी शिवसेना के एमएलए पर इन्होंने ईडी नोटिस दिया है और करीबन 10 से 12 लोगों को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इतने ईडी के नोटिस मिलेंगे। चूंकि बाला साहब ने रिक्शे वाले, तांगे वाले, सब्जी वाले ऐसे छोटे लोगों को उठा के उभारा था, राजनीति में बड़े किया था, अब उनको इकोनॉमिकली मैनेजमेंट तो जमेगा नहीं ना। इनके जो बड़े बड़े ऐसे इकोनॉमिकल प्लानर है, ऐसे उनके पास में नहीं है। तो उसका परिणाम ये है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई अनियमितता का शिकार है और वो अनियमितता का फायदा लेके ये पार्टी को इस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। ये बार बार जो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो इनको इंजन इसीलिए चाहिए कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये उनका उद्देश्य है। अब इसमें भी कोर्ट ने सेट प्रिंसिपल जो होते हैं कि घोड़ा बाजार नहीं होना चाहिए, इसलिए हाउस पर उनको फ्लोर पर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी तय करने का बोलना चाहिए था, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था। बिल्कुल, मगर इनको 11 जुलाई तक खुला छोड़ दिया। क्यों खुला छोड़ा? क्योंकि बीजेपी का अभी भी पूरा घोड़ा बाजार पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं तो ये डिमांड करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि ये बीजेपी अगर बोलती है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो जरूर इसमें चाइना का, पाकिस्तान का या अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि इसमें डील 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील हुई है और ये डील में हाथ अगर इनका नहीं है, क्योंकि बीजेपी से बड़ी पार्टी हमारे देश में कोई है नहीं, ये मैं मानता हूँ, तो इसमें अमेरिका का पैसा आया होगा, चाइना का पैसा आया होगा, जो हमारे देश में जो इंस्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं या हमारे इकोनॉमिकल कैपिटल पे कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे जगह पर इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, फॉरेन एजेंसी से नहीं, हमारे सीबीआई एजेंसी जांच होनी चाहिए कि सूरत के होटल के बिल किसने दिया है, गुवाहाटी के होटल के बिल किसने दिया है, चार्टर फ्लाइट के बिल किसने दिया है, किसने अवेलेबल करवाए, ये सबका हिसाब सीबीआई ने करना चाहिए और ये सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में करना चाहिए। ये मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि देशभक्त पार्टी कभी भी दूसरे देश को अपने देश में हस्तक्षेप नहीं करने देगी। मैं मानता हूँ कि भाजपा देशभक्त पार्टी है और भाजपा इस देश को बचाना चाहती है, तो बचाने के लिए आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए, मैं इतना आग्रह करता हूँ। ठीक है, राहुल आनंद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राहुल आनंद जी, ऐसी बातें अंदर खाने से आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि यहां अब मेल मुलाकात शुरू हो चुका है, सरकार बनाने की कवायद बीजेपी शुरू कर रही है, बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात जारी है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में एक पंक्ति बोलना चाहूंगा जी। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना की जो सरकार बनी थी और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जिन बातों को कह रहे थे, खास करके वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बात नहीं कर रहे, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे बात कर रहे थे जी।
मैं बता दूं कि जब ये गठबंधन बना था और अगर हम मूल रूप से उस समस्या में जाएं जहां से ये समस्या का समाधान शुरू हुआ था, देखिए प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बना लिया गया, सॉल्यूशन से प्रॉब्लम के पास नहीं गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 1966 में जब शिवसेना का गठन हुआ था तो उस समय उन्होंने मद्रासी आंदोलन किया था, उसके बाद मराठी मानुस का आंदोलन किया, फिर बाद में जब 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी को एक बार सत्ता में आने का मौका मिला तब उस समय हिंदुत्व का नारा था। और किसके विरोध में ये सत्ता में आए? शिवसेना वो आए शरद पवार को हरा के, क्योंकि शरद पवार उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अब शरद पवार के हाथ में वो बटन था अभी के सरकार का, क्योंकि अभी जो गलगलाहट जो नजर आ रही थी वो शरद पवार की ही नजर आ रही थी। नहीं सर, बयानों को अगर जो आप कह रहे हैं कि ये बटन जो था सत्ता का वो शरद पवार के हाथ में था, तो अब सत्ता का बटन तो हमें बीजेपी के हाथ में दिखाई दे रहा है कि अब वहां जा रहा है ये बटन। जी देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक जो इकोनॉमिक्स लोगों को आपने बैठा रखा है, मैं उनके ही प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इन्होंने इकोनॉमिक्स से शुरू की और इन्होंने शुरू किया गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, ये सब सारे चीज लेकर। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किसी की भी सरकार कहीं भी बनती है तो उस वक्त वहां के आर्थिक विकास और आर्थिक दर की स्थिति उसके अंदर में होती है, और यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। जब यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था गठबंधन में तो यहाँ की जनता ने वोट दिया था बीजेपी और शिवसेना को सत्ता में काबिज होने के लिए। दूसरी बात, जो हृदय हिंदू सम्राट कहे जाने वाली पार्टी थी, अगर वो सेक्युलरिज्म की बात करने लगे और 370-35A और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अगर विरोध करने लगे तो ये शिव सैनिकों को नहीं पचता है। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उद्धव सरकार की जो होनी चाहिए थी वो नवाब मलिक हो गए। नवाब मलिक क्यों हो गए? उनको तो पहले से भी इनकी संलिप्तता बड़े बड़े गैंग के साथ बताई चुकी है, तो ये चीज लोगों को नहीं पता। इन्होंने बात की ईडी की, तो मैं जरा इनको भी बता दूं कि ईडी की जहां तक बात है तो जो भी विधायक असंतुष्ट हुए हैं शिवसेना की सरकार से, उनको वो मैक्सिमम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो उनके पास ईडी सीबीआई शायद ही कैसा वर्ड वो समझना चाहते होंगे। दूसरी बात, जो डिप्टी स्पीकर की जो बात की जा रही है, तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो किसी भी प्रकार की स्थिति में वो नहीं रहते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो मैं जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 2 विधायकों ने नोटिस दे रखा है डिप्टी स्पीकर को। अब बात उठती है सरकार चलाने को लेकर। ठीक है, जो सेकुलरिज्म पंथी की बात कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म बनने की कोशिश कर रहे हैं, यही शिव सैनिकों को नहीं पचा। और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे साहब जब से वो सत्ता में आए तब से अपने लोगों को उन्होंने मिलना तक छोड़ दिया। यही नहीं, जो एनसीपी के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे से मिलने को तैयार हूं अगर उनके पास वक्त होगा तो। ये अगर इस प्रकार की बयानबाजी अगर होते हैं तो इससे निश्चय ये समझ में आता है कि आपसी मतभेद इन लोगों को काफी था, बस कुर्सी प्यारी थी इसलिए कुर्सी के समीप पहुंचे थे। एक बात जो मैं लगातार कहता आया हूं वो ये है कि जो फर्स्ट डिवीजन का लड़का है उसको अवार्ड ना देकर जो 3 लोग मिलकर तो एक बार यही है राहुल जी, कुल मिलाकर के 30 यही है कि फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद भी आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। आपकी सहयोगी पार्टी किसी अन्य के साथ मिलकर खुद जो है सरकार बना ली। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथन जायसवाल जी हैं, स्वामीनाथ जायसवाल माफ कीजिएगा जी हैं, और बड़ी देर से बड़े धैर्य से हमारे दोनों मेहमानों को सुन रहे थे। स्वामीनाथ जी, सवाल यहां पर यह है कि ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उद्धव जी विधायकों से, एमएलए से नहीं मिलते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, उनकी समस्याएं नहीं सुनते थे, वो लोग असंतुष्ट थे और इतने असंतुष्ट हुए कि शिंदे को नेता मानकर बागी हो गए। क्या सही है इसमें स्वामीनाथ जी? देखिए, लांछन जब काम नहीं बनता है तो लांछन लगाने के लिए अभी गेम चला जाता है तो कई तरह का बात निकलती है। जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल होते जा रहा है, ईडी का मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया जी। और जब भी किसी को दबाव देना है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का
जुमला दिखा दीजिए, या तो आपके पास पावर है। जिस तरह से जब भी कोई सरकार अस्थिर करना हो तो क्यों अब देश में और राज्य है, क्यों भारतीय जनता पार्टी का जहाँ स्टेट में सरकार है वही वो विधायक रिश्तेदार पहुना बन के रहते हैं, और स्टेट में क्यों नहीं असम में रखा गया और गुजरात में रखा गया, और उसके बाद अमित शाह जी बड़ोदरा में और अगर जो अंबानी जी मिलते हैं और सभी पाक साफ हैं उनको दिया जा रहा है। जी स्वामीनाथ जी, अगर सभी पाक साफ हैं तो ईडी सीबीआई करने दीजिए जांच, जितना चाहे जांच करे, जितना चाहे सम्मन भेजे, दिक्कत कहाँ है? अजित पवार पर ईडी का सम्मन आया हुआ था जी। अजित पवार जी पहले में फर्नांडिस के साथ रातों रात बन गए थे उप मुख्यमंत्री, तो उनका गंगा जल छिड़क के साफ कर दिया गया, फिर पाला पलट के वापस से फिर शिवसेना में आकर फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। जो भी देखिए जितने भी हैं कांग्रेस से छोड़ के आए उन पे ईडी का सम्मन था, चाहे ममता बनर्जी के पार्टी से छोड़ के आए उन पे ईडी का सम्मन था। जो भारतीय जनता पार्टी में आता है पवित्र जल उन्हें आता है, ठीक है, सुनिए, पवित्र जल है जो छिड़क कर ईडी का हो सीबीआई का हो सब रेड रुक जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहाँ पे आप आते ही अपराध मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप दबाव में नहीं आते हैं श्याम दंड भेदभाव ये तीनों चलता है। ठीक है, अगर इनका नहीं चलता है तो वही ईडी का। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो लोग बागी हुए हैं वो अपराध मुक्त होने के लिए बीजेपी के पास जा रहे हैं क्या? अपराध मुक्त उसमें यानी कि अपराध किए हैं और डर से जा रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, एक नाथ ऑटो रिक्शा चालक है आज यहाँ तक पहुँच। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम अविनाश काकड़े जी के पास आना चाहेंगे, लेकिन पहले आप कुछ कह लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल आनंद जी। जी देखिए, जो स्वामीनाथन जी ने जो बातें को कही कि अपराधी छवि के लोग थे वहां पे पवित्र होने के लिए गए हैं, तो फिर आपने उन लोगों के साथ सरकार कैसे बना ली? प्रतिष्ठा पे सवाल यहाँ उठता है। दूसरी बात, जब भी ईडी जब समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो उस समय आप इस प्रकार के विद्रोह क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि चोर मचाए शोर। जब आपके खुद मुखिया, आपके पार्टी के मुखिया जब खुद जमानत पे बाहर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ संलिप्तता और संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तभी वो ऐसे हैं। अगर आपको न्यायिक प्रक्रिया में अगर भरोसा है और इस देश की जो सबसे शक्तिशाली परिवार है, अगर आपको ये लगता है कि उससे पूछताछ के लिए बुलाई गई है और हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लिस्ट बनाकर आज बताएंगे कि किस एमएलए को आना है, कल किसको आना है, कल किसको आना है, और हम पूछताछ में अवरोध पैदा करेंगे, तो निश्चय ही शक की लकीर और गहरी होती जाएगी। और जहां तक सवाल ये उठता है बीजेपी की पृष्ठभूमि की, तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी वो बहुत मशहूर पंक्ति थी, और मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि एक समर शेष है, नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये जो बार बार जो घूम फिर कर जो आ रहे हैं, और हम अक्सर एक बातों को कहा करते हैं, जो पाल घर के अंदर जो साधुओं के ऊपर अत्याचार हुई थी और आपकी पुलिस ने उनको सौंप दिया था, उस साधु की वो चीख है जो हृदय हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक हिंदुत्व की बात करने वाली लोग उसी दिन शिवसेना की और लोग जागे थे। उसी का ये देन है जिसके वजह से आज पार्टी की लड़ाई आ गई है। पार्टी की लड़ाई आने का मतलब ही ये होता है कि आपकी बढ़ गई है। बीजेपी ने तो कोई स्टैंड ही नहीं लिया है। मैं आपको और एक बात बता दूं, जब कंगना रावत जी का भी घर टूट रहा था तो उस समय आपके दल के लोग बड़ा ही प्रसन्न थे, और जब एक नारी शक्ति को इस तरह से हरास किया गया था तो कहीं ना कहीं दर्द तो झलकेगा ही। ठीक है, दर्द तो छलकेगा ही। ठीक है, दर्द छलकाइए, ठीक है, दर्द छलकाइए। लेकिन काकड़े जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। राहुल आनंद जी, काकड़े जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी, जी ठीक है, राहुल आनंद जी, काकड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं। काकड़े जी, जी
जी, मैं कहना चाहता हूँ कि वो सेकुलरिज्म के, हिंदुत्व के प्रमाण पत्र बीजेपी ना बांटे तो अच्छी बात है, क्योंकि पीडीपी और एनसी के साथ में गठबंधन करके समझाने वाले सरकार ये ना प्रमाण पत्र बांटे। उद्धव ठाकरे और उनके परदादा दादा सब ने ये बोला है कि चोटी और जनेऊ वाला कर्मकांड हिंदुत्व मतलब भाजपाई हिंदुत्व, ये देश का हिंदुत्व कर्मकांडी हिंदुत्व नहीं है। ये साफ साफ वो बोल चुके हैं। ये लड़ाई हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व नहीं है, ये आर्थिक लड़ाई है। ठीक है सर, पैसे की लड़ाई है। ठीक है, पैसे पे कब्जा कितना रहेगा। इस देश की 70% संपदा पर 67% परिवारों का कब्जा कर देने की ये लड़ाई है। ठीक है, इस देश में ज्यादातर ये किस बात की लड़ाई है और ये लड़ाई कहाँ जाएगी? जी काकड़े साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई, सर काकड़े साहब 1000 गुना ज्यादा कैसे, ठीक है, आपकी सब बातें सही है। एक साधारण सा सवाल है, एक साधारण सा सवाल, कितने गुना तेजी से बढ़ी, ऑब्जेक्शन होने के बाद भी एयरपोर्ट कैसे दिए गए, ठीक है, उनके पोर्ट पर स्मगलिंग का ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम सरकार पे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पे बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र सरकार पे बात कर रहे हैं। काकड़े साहब हम जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति बन पा रही? काकड़े साहब हम लोग विषयांतर ना हो सर, हम लोग विषयांतर ना हो अगस्त के कैलेंडर सर, महाराष्ट्र का सर, हम लोग विषयांतर ना हो सर, जनता का कोई काम इनके पास में नहीं है। ठीक है, ये जितने भी ठीक है सर, ठीक है, आप जो कह रहे हैं सब सही है, सब सही है सर। काकड़े साहब इन्होंने सार्वजनिक कंपनियां कुछ प्रश्न है मेरे, पैसा कहाँ गया पता नहीं। काकड़े साहब, 30 लाख करोड़ काकड़े साहब, पैकेज किसको मिला पता नहीं। ठीक है, आपको पता है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया। ठीक है, मैं कई जगह हमारी जब मीटिंगें होती है तो मैं पूछता हूँ, ठीक है सर, अनाज ठीक है, ठीक है, गरीबों को दिया गया, अनाज दिया गया, वो हमारा विषय नहीं है। काकड़े साहब मेरी बात सुनिए, काकड़े साहब निवेदन है आपसे, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए सर। काकड़े साहब मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। काकड़े साहब मेरा प्रश्न सुनिए। तो क्या हमारे देश में यही जाति के झगड़े, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? और फिर बच गया काकड़े साहब, ये पार्टी को गिराओ, ये आप पार्टी को इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरी बात नहीं। राज ठाकरे जब मराठी वाली बात करेगा ना, ठीक है, तो बीजेपी को काकड़े साहब ये उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हालत होगी नहीं समझेगा राज ठाकरे आपसे। ठीक है, और ये समझ लो, ठीक है, सत्ता के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हो, इससे थोड़ी निजात पाओ, देश के लिए तो सोचो। राहुल आनंद जी बड़ा ही मजेदार अभी का डिबेट चल रहा है। यहाँ पे स्वामीनाथ जायसवाल जी बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर भी खामोश हैं और शिवसेना के प्रवक्ता आज हमारे सामने अविनाश काकड़े ही बन गए हैं। और जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, कहीं से मुझे ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि वो राजनीतिक विश्लेषण की भूमिका में है, वो शिवसेना की प्रवक्ता की भूमिका में फिलहाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां की प्रदेश की जनता ने वहां पे बीजेपी और शिवसेना को चुना था कि वहां आकर आप विकास कीजिए। लेकिन जब ये 3 टिकट जो महाविकट बन गई प्रदेश के अंदर, और ये चूंकि गठबंधन नहीं, ये एक अंदर का गठबंधन तैयार हो गया। इसलिए मैं पुनः बात करता हूं कि 3 टिकट महाविकट होती है। हर जगह आपने देखा होगा कि उसको हम अशुभ मानते हैं और वो चलता नहीं है बहुत दिनों तक। लेकिन राहुल आनंद जी, सवाल यहाँ पर यह है कि 3 टिकट महाविकट वाली जो कहावत है, चरितार्थ यहाँ पर हुई है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि शिंदे का गुट है वो मनसे में विलय करने वाला है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो फिर मनसे और शिंदे गुट और बीजेपी अगर जो मिलती है तो ये भी तो 3 टिकट महाविकट हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर आपको पार्टी के ऊपर कब्जा होना है तो उनको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यह संविधान भी कहता है कि अगर आप सारे लोगों को दूसरी पार्टी की सदस्यता दिलवा देते हैं तो या तो वो बीजेपी में विलय, वो मनसे में विलय हो जाए। तो विलय हो जाने के बाद ये 2 ही पार्टी बचती है। ठीक है, यानी कि 3 टिकट महाविकट नहीं होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के साथ जब आते हैं और मनसे में विलय हो जाता है या बीजेपी में। ठीक है, काकड़े साहब आपसे एक हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम स्वामीनाथ जी के पास बाद में आएंगे। मेरा सवाल आप नहीं सुन पा रहे थे, आप इतने बोलने में व्यस्त हो गए थे, तो थोड़ा सा पहले हमारा सवाल सुन लीजिए धैर्य से। सर, सवाल ये है
कि आखिर क्या कारण है कि जो शिंदे गुट है वो मनसे की तरफ मुड़ रहा है, और उसके साथ अगर जो वहां न मुड़े तो उसके पास विकल्प क्या है? मैं वही बताता हूँ जी। आपको विकल्प है, अब सेना में रहना, ये एक नाथ जी के पास विकल्प है पहला। दूसरा है भाजपा में जाना विकल्प। तीसरा है इस्तीफा देके घर बैठना। चौथा है प्रहार पार्टी में जाना। पांचवा विकल्प है अब्दुल सत्तार हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी बना के उनके साथ रहना जी। या तो नारंगी कच्चा पहनना, या आरपीआई जो आठवले गट है हमारे कविराज की पार्टी में शामिल होना, या लाउड स्पीकर छाप मंत्री के साथ में जाना, या सदाभाऊ खोज जो है जो बिल भरवाना, होटल के बिल भरवाना है ना अभी दोनों जगह के, उनके साथ में जाना, या फिर शिवसेना के लोगों की जिंदगी भर गाली खाना। यही 10 ऑप्शन उनके पास में है। और ये 10 ऑप्शन उन्होंने ऐसे नहीं चुने हैं, उनको डराया धमकाया गया है। ठीक है। एमएलए डरे धमके यानी डरे हुए हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है, क्यों नहीं सोचते आप? ठीक है, हमारे वीडियो उनके एमएलए के वीडियो। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हम आपकी बात समझ लिए कि क्या विकल्प है उनके पास, आपने बता दिया। जी स्वामीनाथ जी, आप बहुत धैर्य के साथ एक बार फिर दोनों मेहमानों को सुने हैं। सवाल आपसे यही है कि अगर जो शिंदे का गुट है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है या मनसे में विलय कर लेता है, ऐसे में अब एनसीपी और कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है, शिवसेना के पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, पहले तो पूरा कोशिश तो वही लोग कर रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए। अमित शाह जी बड़ोदरा में मीटिंग कर चुके हैं, और जिस तरह से आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी अस्थिर सरकार करने में, जिस तरह से मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जिस तरह से ये लोग ये अपना धन बल और ताकत के बल पर सरकार कोरोना काल से त्रस्त था, लेकिन ये सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी मस्त था। जिस तरह से अपने शासन में किसी से हाथ मिला लेते हैं, चाहे ममता मुफ्ती है, वो सेकुलर पार्टी है, उससे भी हाथ मिलाकर वो सरकार बना लेते हैं। इस सत्ता के भूखे हैं, इस सत्ता के इतने भूखे हैं कि चुनी हुई अस्थिर सरकार भी रहे तो उसको गिराकर अपने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बल पर सरकार बना लेते हैं। सर, आखिर आपके पास अब विकल्प क्या है? वो जो कर लेते हैं वो तो कर लेते हैं, आप क्या करेंगे हम ये जानना चाहते हैं। हमारे पास समय की कमी है सर। लोकतंत्र में चुनी हुई हमारे पास चाहते से कमी आप दिखाने लगे। हम चुपचाप सबका सुन रहे थे, कब से हमको टाइम भी नहीं दिए। लोकतंत्र में तानाशाही जितना हावी चल रहा है, इस देश की लोकतंत्र पर जिस तरह से प्रहार, सत्ता का दुरुपयोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में इनके दल में शामिल होते ही गंगा जल से पवित्र हो जाते हैं। ठीक है। जब तक आप दूसरे दल में है तो आप पे अपराध, आप पे ईडी का सम्मान, इनकम टैक्स का रेट, ठीक है, पूरे चुनाव में देखे होंगे हर प्रदेशों में। ठीक है। जब चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे व्यापम में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री फंसा हो, ठीक है, या कर्नाटका का मुख्यमंत्री, वो सब जांच कहाँ चला गया? ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए जांच एजेंसी नहीं काम करता है। हमारे कांग्रेस के समय में 2G वगैरह जितने हमारे सहयोगी दल थे कांग्रेस के भी नेता, सबको जेल भेजा जी। ठीक है, ठीक है सर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बात हमारे समझ में आ गई, हमारे दर्शकों के भी समझ में आ गई होगी। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए हमारे कार्यक्रम में, अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखें कि महाराष्ट्र में महाभारत चल रही है, और इस महाभारत की पटकथा दिन प्रतिदिन, एक एक दिन, पल प्रतिपल बदल रही है। लेकिन देखना है कि राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।